All right, so in 3 lectures now you know about the basics of political theory। आपको थोड़ा सा बेसिक समझ आया कि यार पॉलिटिकल थ्योरी का डोमेन क्या है। दरअसल क्या ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रेगुलरली तो पढ़ते नहीं, इसलिए व्हेन आई से पॉलिटिकल थ्योरी तो जनता को ये भी नहीं पता होता कि इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो मैंने आपको बेसिक सा आइडिया बताया कि यार इसके अंदर हम पढ़ते हैं सरकार कहाँ से आई, स्टेट कहाँ से आई, क्यों आई, ठीक, इसका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है सरकार बनाने का, ठीक। फिर जस्टिस, ये क्या है, जस्टिस की डेफिनेशन क्या है और कौन सी स्टेट को हम बोलेंगे कि हाँ ये जस्ट स्टेट है। इक्वालिटी का प्रिंसिपल क्या है, लिबर्टी का प्रिंसिपल क्या है, एंड सो ऑन। ओके, नाउ इसी में अब जब आपको बेसिक्स थोड़े से क्लियर हुए हैं तो अब मैं एक एक करके आपके सिलेबस की टर्म्स आपको थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। सबसे पहला आपके सिलेबस में लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। सबसे पहली चीज ये लिखी है, लिबर्टी क्या होती है। अभी आप इसको थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, लिबर्टी बोल दो चाहे इसको फ्रीडम बोल दो। मैंने पहले लेक्चर में आपको वैसे बताया था कि फ्रीडम जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, जरूरतों से आजादी ही को ही फ्रीडम बोला गया है मार्क्सिस्ट विचारधारा में, मार्क्सवादी विचारधारा में। अदरवाइज लिबर्टी का मतलब क्या बोला गया है, यार लिबर्टी का मतलब है भी यार बंदे कोल एक अपनी वो है की कहते उन्होंने ਉਹਦੇ ਕੋਲ फ्रीडम है, प्राइवेटाइज्ड सिस्टम है, वो जो मर्जी करे जो मर्जी ना करे, ठीक। नाउ फ्रीडम से या लिबर्टी से रिलेटेड आपको पेपर में कुछ स्टेटमेंट जो आ सकती हैं वो एक बार आप नोट कर लो साथ साथ में। सबसे पहली ये है कि महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि सर्विट्यूड। अब यार एक चीज और है, मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो पेपर भी नहीं देना। बट आई हैव रियलाइज कि आप बच्चों को लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो सर्विट्यूड इज ऑफ 2 काइंड्स, कहते दो तरीके से बंदा किसी भी गुलामी होती है। गुलामी 2 तरीके की होती है, कहते महात्मा गांधी जी बोलते हैं, कहते कौन से तरीके की। पहली, स्लेवरी टू डोमिनेशन फ्रॉम आउटसाइड। एक तो जब कोई आपको बाहर से डोमिनेट करता है तो आप स्लेव होते हो। दूसरी, टू दी ओन आर्टिफिशियल नीड्स। मेरे पास ऑलरेडी 2 कारें हैं लेकिन मेरे को एक तीसरी कार खरीदनी है जिसकी मेरे को जरूरत भी नहीं है, अब मैं बन गया स्लेव। मेरे पास अच्छा भला घर है लेकिन मेरे किसी दोस्त ने मुझसे भी बड़ा घर ले लिया, अब मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरे को उससे भी बड़ा घर चाहिए। गांधी जी बोलते हैं अब मैं बन गया इन चीजों का स्लेव। तो वो चीजों के पीछे भागना, आर्टिफिशियल नीड्स, आर्टिफिशियल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा गांधी बोलते हैं ये सर्विट्यूड है। सिमिलरली रूसो, जिसके बारे में आज हमने किया था कॉन्सेप्ट, आज ही किया था ना वो जनरल विल का, उसका नाम है पेपर में अगर कई बार पूरा नाम लिखा है तो जॉन जैक्स ROUSSEAU। रूसो की किताब का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये किताब लिखी थी इसने 1762 में। ये क्या बोलता है, कहता है कि गुलामी, जो स्लेव है ना कोई बंदा, वो बोलता है कि स्लेव्स बिकम सो डिबेस्ड बाय देयर chains as to lose even the desire of breaking from them। कहता है कि जो गुलाम है ना, हमारा टॉपिक क्या है आज का, हम टॉपिक अभी सबसे पहले कर रहे हैं फ्रीडम, आज़ादी, ठीक। तो ये टॉपिक जब हम कर रहे हैं तो हम गुलामी फ्रीडम से रिलेटेड ही कोट करेंगे। तो गांधी जी तो बोलते हैं कि 2 टाइप की गुलामी होती है, एक बाहर से गुलाम बनाता है कोई आपको और एक आप अपने आप को गुलाम बना लेते हो आर्टिफिशियल नीड्स के। रूसो बोलता है, कहता है कि यार जो गुलाम बंदा है ना आज की डेट में वो इतना गुलाम है कि वो इस चीज की भी डिजायर उसके अंदर ना, वो उसको भी सरेंडर कर चुका है कि हाँ यार उसको गुलामी से बाहर निकल के फ्री होना है। क्लियर। नाउ आपको ये समझना है कि बेसिकली लिबर्टी है क्या। लिबर्टी या आज़ादी, ठीक, फ्रीडम, लिबर्टी, ताकि मैं जो मर्जी बिजनेस करूं, ताकि मैं जिस मर्जी शहर में घर बनाऊं, मैं जो मर्जी एजुकेशन लूं, जिस मर्जी से शादी करूं, एंड सो ऑन, ठीक। मैं अपनी चॉइसेस
खुद एक्सरसाइज करूं, यही तो है लिबर्टी, अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज करना। अब एक सेकंड के लिए जरा देखो, मैं आपको इसको ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अलग से कराता अगर आपके मेंस में आता, लेकिन आप देखो लिबर्टी जो है, मेरे को चाहिए आज़ादी, अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज करने की। आज़ादी किससे? कोई होगा जो मेरे ऊपर अथॉरिटी बन के बैठे, अथॉरिटी से आज़ादी चाहिए मेरे को। वो मेरी फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, सरकार हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि लिबर्टी जो है, लिबर्टी क्या डिमांड करेगी? लिबर्टी डिमांड रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो बहुत ज्यादा, जब हम लिबरलिज्म की हमने स्कूल ऑफ थॉट किया था, लिबरल क्या बोल रहे थे? सरकार कम से कम होनी चाहिए, सरकार तो होनी ही नहीं चाहिए, सरकार ना के बराबर होनी चाहिए। सो लिबर्टी डिमांड्स रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी। अथॉरिटी को क्या चाहिए? सरकार जो है अथॉरिटी, ये डिमांड करती है रिस्ट्रिक्शन ऑन लिबर्टी। सरकार छोटी छोटी चीज़ों पे लॉ बना के रखती है, यहाँ से इधर जाना है तो ये सीट बेल्ट पहननी है, हेलमेट पहनना है, ये करना है, ये नहीं करना है, एंड देन सो ऑन। लिबर्टी डिमांड करती है रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी, अथॉरिटी डिमांड करती है रिस्ट्रिक्शन ऑन लिबर्टी। अब अगर अनड्यू लिबर्टी हो जाए, बहुत ज़्यादा लिबर्टी हो जाए, तो लोगों को क्या मिल जाता है? लाइसेंस। लाइसेंस मिल गया भाई, जो मर्जी करो, ठीक। सो अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ लिबर्टी रिजल्ट्स इन लाइसेंस एंड अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन टिरनी। अगर बहुत ज़्यादा सरकार के अंदर कंट्रोल बढ़ जाए, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाए और लोगों के पास कुछ पावर ही नहीं है, कोई लिबर्टी नहीं है, तो आपकी कंट्री में क्या हो जाएगी? टिरनी। टायरेंट होते हैं एक क्रूअल, अनजस्ट, ऑप्रेसिव रूल, ठीक। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि एक सरकार तो हो, एक बैलेंस्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, उतनी जो लोगों को दे सके मैक्सिमम पॉसिबल लिबर्टी। दैट इज द बेसिक आइडिया कि मैक्सिमम पॉसिबल लिबर्टी लोगों के पास हो। अब लिबर्टी की टाइप्स कितनी होती हैं? पेपर में आपको ये भी आ सकता है, तो आप याद रखना कि लिबर्टी की टाइप्स हम दो टाइप से करते हैं। एक तो हम करते हैं, मतलब दो क्लासिफिकेशन है। पहली है सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। एक क्लासिफिकेशन ये है, और दूसरी कौन सी है? दूसरे पेन के कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे। दूसरी है पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। अब सिविल लिबर्टी, मैं साथ साथ में आपको वो उन बंदों के नाम और उनकी बुक्स भी बताता जाऊंगा जो आपको पेपर में आ सकती हैं। सिविल लिबर्टी क्या है? सिविल लिबर्टी का मतलब है वो लिबर्टी कि आप बेसिकली ना, एक बेसिक से पहले एक चीज़ समझो। लिबर्टी जो है, लिबर्टी का एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन बनती है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। मतलब आपके ऊपर फालतू की बंदिशें नहीं लगेंगी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स है, मतलब यू आर अनरिस्ट्रेंड। बट आपको एक चीज़ समझनी है, यू आर अनरिस्ट्रेंड, यू आर नॉट अनरेगुलेटेड। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी कायदा कानून नहीं लगेगा। यू आर अनरिस्ट्रेंड, यू आर नॉट अनरेगुलेटेड इन द सेंस कि आपके ऊपर कोई अनरीजनेबल, सरकार कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट्स ना लगाए। क्लियर? तो ऐसा इंश्योर करने के लिए हमारे पास कोई लिबर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहली होनी चाहिए हमारे पास सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी का मतलब है वो लिबर्टी जहां पे पर्सन को फिजिकल फ्रीडम है, फिजिकल फ्रीडम फ्रॉम इंजरी, फिजिकल फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट टू लाइफ, हेल्थ, मूवमेंट ऑफ बॉडी। मेरे पास में पूरी फ्रीडम है, मैं जहां मर्जी जाऊं, जहां मर्जी घूमूं, ठीक। सरकार बिना बात के अनरीजनेबली मेरे को रिस्ट्रेन नहीं करेगी कि मैं जो मर्जी करूं, जिस मर्जी के साथ घूमूं। पहली चीज। दूसरी चीज मेरे पास में है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। सिविल लिबर्टी के ही अंडर आता है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। इसका मतलब क्या है? भाई मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी सोचूं, जो मर्जी मानूं, ये सारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन और ये सब इसी के अंदर वो हुए हैं, कवर हुए हैं। मैं जो मर्जी मानूं, जो मर्जी सोचूं, जो मर्जी लिखूं, जो मर्जी पढ़ूं, ये मेरी इंटेलेक्चुअल सिविल फ्रीडम है। और तीसरी इसके अंदर आती है
मैं जिस मर्जी के साथ में जैसा मर्जी प्रैक्टिकली कोई भी म्यूचुअल ऑब्लिगेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, मतलब कि मैं जिस मर्जी के साथ कोई भी बिजनेस करूं ऑफ लीगल एज एंड लीगल नेचर, मतलब रेगुलेटेड तो होगा पर रिस्ट्रेन नहीं होगा, या शादी करूं। ठीक, चाहे मैं मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में जाऊं, चाहे मैं बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट में जाऊं। ठीक, तो इसमें मेरे पास में पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। सिविल लिबर्टी का अगर आपको याद रखना है, आपको बेसिक दो मेन थिंकर्स आते हैं। एक का नाम है बारकर। बारकर की किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो अगर आपको आता है किसने लिखी थी ये किताब, तो ये लिखी है बारकर ने। कब? 1951 में, ईयर नहीं आएगा आपको। एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट थिंकर आता है इसमें, वो आता है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल की एक किताब है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी जो इसने 1859 में लिखी, ये भी सिविल लिबर्टी की बात करती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है? अगेन, एज एन इंडिविजुअल मेरे पास में राइट होना चाहिए, मैं जिस मर्जी को वोट डालूं, मैं सरकार में पार्टिसिपेट कर सकूं, ठीक, मैं चुनाव लड़ सकूं। अगेन, पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब भी ये नहीं है कि सरकार होए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी सरकार ना हो। इसका सिर्फ ये मतलब है कि जो सरकार है वो अनरेगुलेटेड ना हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है और एक अपना ही अपनी मर्जी से सरकारें चल रही हैं। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसमें भी अर्नेस्ट बारकर जो है वही इसके बड़े थिंकर हैं, जो बोलते हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो लोगों के पास होनी चाहिए। तीसरी इक्वालिटी लिबर्टी जो बंदे के पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी का ब्रॉडली स्पीकिंग क्या मतलब है कि यार मैं कोई भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फिजिकल लेबर करना चाहता हूँ और उससे पैसे कमाना चाहता हूँ, या अपनी फिजिकल लेबर को मतलब उससे कुछ गेन्स अटेन करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी मेंटल लेबर दिमाग लगा के कोई गेन अचीव करना चाहता हूँ, तो मेरे पास में वो आई शुड बी एबल टू एंगेज इन दिस गेनफुल ऑक्यूपेशन। तो इकोनॉमिक लिबर्टी जो है वैसे तो सिविक लिबर्टी का ही पार्ट है, पर आपको समझना है। आप बोलोगे सर ये क्या ही ऑब्वियस ही तो बात है। ऑब्वियस बात है नहीं। मान लो आज इंडिया की ही बात ले लो। मान लो मैं एक गिफ्टेड पर्सन हूँ और मेरे को ऐसे लगता है कि यार अगर मुझे रेलवे चलाने का मौका मिले तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा पैशनेट फील करता हूँ रेलवेज को लेके कि मैं बहुत अच्छे तरीके से रेलवेज भी चला दूंगा, इससे ज़्यादा पैसे भी कमा दूंगा, लोगों को सस्ती रेलवेज भी मिलेगी, साफ स्टेशन भी मिलेंगे, सब कुछ मैं इनसे बढ़िया कर दूंगा। लेकिन क्या मेरे पास आज ये लिबर्टी है इंडिया में? तो व्हेन इट कम्स टू रेलवेज, नो, आई डू नॉट हैव इकोनॉमिक लिबर्टी। मैं ये काम कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेलवेज तो सिर्फ सरकार की ही चलती है। ठीक, रेलवेज तो सिर्फ सरकार ही चलाती है। सिमिलरली और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिन पर सरकार अलाउ ही नहीं करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे बिजनेसेस हैं। चलो विदाउट गेटिंग इनटू मोर एग्जांपल्स, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो लिबर्टी होती है तीन तरह की, सिविल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। और इसमें जो मेन थिंकर्स हैं वो हैं बारकर और जे.एस. मिल। अब दूसरी आती है लिबर्टी जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अब सबसे पहले देखते हैं इसकी क्या डिबेट है। वैसे तो इसके ऊपर हमने लास्ट जो लेक्चर था पीछे से पीछे वाला, उस पर ही बात की थी, लेक्चर नंबर 2 पे। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है? ये कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती थी सरकार की, और मैंने क्या किया, मैंने सरकार की ये वाली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हटा दी। अब जब मैंने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी तो ये पर्सन एग्जिस्ट करता है, अब ये जो मर्जी करे, इसके पास फ्रीडम है। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ये क्या है? लिबर्टी है भाई अपने आप में। बहुत बड़े बड़े थिंकर्स थे, उन्होंने इसके बारे में बात की थी कि यार सरकारों को बंदे को फ्री छोड़ना चाहिए, उसके ऊपर रिस्ट्रेंट्स नहीं लगने चाहिए। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थिंकर्स आए जैसे कि टी.एच. ग्रीन, लेकिन इनसे भी बाद में आए जैसे लास्की। ये वाले थिंकर्स जो आए इन्होंने बात की
पॉजिटिव लिबर्टी की। ये बोलते हैं कि यार मान लो, इसको समझने के लिए देखो, मान लो एक चीज करी मैंने बोला यार हमारी कंट्री में ना बराबरी है, फ्रीडम है, जो मर्जी बंदा जाके आईएएस बन जाए, और सड़क पे एक बच्चा पैदा हो जाता है, एक लेबर वाले का बच्चा पैदा हो जाता है, और मैं उसको बोल दूं कि लो भाई इसके पास फ्रीडम है, ये चाहे बड़ा हो गया आईएएस बन जाए। ये काहे की फ्रीडम है भाई? ना तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास तो कुछ है नहीं, ना पैसे हैं, ना फैमिली सपोर्ट है, ना एक्सपोजर है, ना कोई गाइडेंस है। ये कहाँ से आईएएस बन जाएगा? ये कहाँ पे फ्रीडम है? तो ये खोखली फ्रीडम है। लेकिन अगर मैं एक काम कर देता हूँ, आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करता हूँ और बोलता हूँ कि यार इस बच्चे को कंपलसरी फ्री एजुकेशन मिलेगी। अब जब मैंने बोल दिया कंपलसरी फ्री एजुकेशन मिलेगी, इसका मतलब क्या है? ये बच्चा स्कूल जाएगा। मान लो आप थोड़ी देर के लिए आपने मान के चलना है कि ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक? तो जब ये जाएगा, इसमें स्कूल जाएगा, यहाँ पे टीचर इसको पढ़ाएगा, होपफुली टीचर इसको बताएगा कि बेटा तू बड़ा होएगा तो तेरे को ये पेपर होता है आईएएस का, इसको पेपर को भरना है। तो अब जो आपने इसको फ्रीडम दी ना आईएएस बनने की, ये कोई फ्रीडम है जिसको आप बोलोगे कि हाँ ये लिबर्टी है? पहले वाली तो खोखली बात थी। तो जब सरकार, गवर्नमेंट कुछ आपके लिए करती है, अनेबलिंग मैकेनिज्म लेके आती है, फिर हम बोलते हैं कि ये है पॉजिटिव लिबर्टी। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमने फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे भी किया था। इसके मेन थिंकर्स भी आपको पता लग गए। अब आपको समझना है कि सरकार लोगों के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर देती है। जब सरकार ने लोगों के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? तो फिर धीरे 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 सरकार के खर्चे बढ़ने लग गए, और फिर दोबारा कोई थिंकर आए जो बोलते हैं कि यार सरकार ज़्यादा नैनी ना बने, सरकार बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, सरकार अपना काम करे, लोगों को खुद पता है क्या करना है। तो वो वाले थिंकर्स जो थे उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नियो लिबरल, जो बोलते हैं सरकार तो होनी ही नहीं चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए। आपको याद ही होगा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कौन है इंपॉर्टेंट, जैसे कि हायेक, ठीक, एफ ए हायेक करके है, या फिर इसाया बर्लिन, या फिर रॉबर्ट नोजिक, ठीक। तो ये सारे हैं नेगेटिव लिबर्टी की तरफ वापस लेके जाते हैं। बोलते हैं सरकार बस किसी पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा सिर भी ना मतलब चढ़े, कि ये भी नहीं है कि सरकार बोले मैं तेरे को बताऊंगा तूने क्या खाना है, तेरे लिए क्या अच्छा है, मैं तेरे को बताऊंगा, तेरे लिए तेरी हेल्थ भी मैं देखूंगा, तेरी जॉब भी मैं देखूंगा, तू घर पे बैठा होगा, तेरे को घर के खर्चा भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब सरकार ना करे। इसमें आपने वैसे एक दो याद रखना, हायेक की किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ठीक। दूसरा, बर्लिन की किताब का नाम है, इसाया बर्लिन का नाम का किताब का नाम है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, ठीक। एंड नोजिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोजिक की किताब का नाम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नोजिक की किताब का नाम एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। और ये इसका किताब, ये तो इन जनरल अगर आप वैसे आपकी जीके की भी ये वो है लेवल की बात है कि आपको पता हो कि हु रोट एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, तो वो रॉबर्ट नोजिक ने लिखी। क्लियर? अब ये तो हो गए एक तरफ के लोग, हम कर रहे हैं बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो ये तो हो गए एक तरफ के लोग बच्चे जिन्होंने बोल दिया कि यार इस तरह से सिविल लिबर्टी होती है, इकोनॉमिक होती है, पॉलिटिकल होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, और इनके आपको थिंकर्स भी पता लग गए। फिर आते हैं दूसरी तरफ के लोग जो मैंने आपको बताया था, मार्क्सिस्ट, जो बोलते हैं कि यार ये सब जो है ना, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी वाले लोग, प्राइवेटाइजेशन वाले लोग, ये सब चोर है, ठीक। ये सब गरीबों को वो करते हैं गरीबों को लूटते हैं। तो इस तरफ के जो थिंकर्स हैं वो क्या बोलते हैं? कहते हैं कि यार लिबर्टी अलग चीज़ है और फ्रीडम अलग चीज़ है। पहले तो इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करना बंद करो, ठीक। लिबर्टी जो है वो सिर्फ कहने की बात है,
फ्रीडम जो है वो एक साइकोलॉजिकल ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बंदा प्रॉपर फ्री फील कर रहा है, हैप्पी फील कर रहा है, मस्त फील कर रहा है। ये नहीं है कि बस वो कोई बिजनेस कर सकता है और सरकार उसके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही। ठीक, तो इसमें आपको पता हो कि इनका बेसिक आइडिया तो वही है कि फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटी। ठीक, लीप फ्रॉम नेसेसिटी। ठीक, तो इसमें आपने याद रखना है कि इसके जो मेन थिंकर हैं वो हैं मार्क्स, कार्ल मार्क्स, दूसरा फ्रेडरिक एंजल्स, एक और जो बड़े मतलब थिंकर हैं जिनका नाम आपको याद हो वो है जॉन लुइस, और इनकी किताब का नाम क्या है, मार्क्सिज्म एंड द ओपन माइंड। क्लियर? तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यार इस तरह से एक पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। बंदा ज़रूरतों में ही फंसा रह जाता है। बंदा सुबह उठता है, जॉब पे जाता है, वापस आता है, उठता है, जॉब पे जाता है, वापस आता है, जॉब से जो पैसे आते हैं लोन देता है, ये सब कुछ देता है। ठीक, और यही उसकी लाइफ चलती रहती है और फिर वो एक दिन बूढ़ा होकर मर जाता है और उसको बोलते हैं कि मुबारक है जी आप फ्री थे। ये कौन सी आज़ादी है भाई? ठीक, ज़रूरतों से आज़ादी ही असली आज़ादी है। तो बच्चे इसके साथ में हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इस पेपर के लिए ख़त्म होता है फ्रीडम का। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइडिया ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी देखते हैं, इक्वालिटी क्या है। मोटा मोटा तो आपको पता ही है कि यार इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी। अब इक्वालिटी को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक होती है फॉर्मल इक्वालिटी और एक होती है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। व्हाट इज द डिफरेंस? फॉर्मल इक्वालिटी, जैसे कि आपको पता है कि यार वन पर्सन वन वोट, हर एक बंदे को बराबरी दी हुई है। या फिर लीगल इक्वालिटी, ठीक, जो हमने आर्टिकल 14 किया था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या है? ये सब तो ठीक है भैया, हर एक बंदा जाके वोट डालाया, एक वोट, तो इससे क्या हर एक बंदा हिंदुस्तान में पॉलिटिकली इक्वल हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अगर हर बंदे को एक ही लॉ अप्लाई होता है हर एक बंदे के पास, तो उससे क्या हर बंदा इक्वल हो गया? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या है? सोशल इक्वालिटी, मतलब रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस विच इज बेस्ड ऑन बर्थ। बंदा किस परिवार में पैदा हुआ उससे उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। इस चीज से अगर आपको निजात मिलता है आपके समाज में तो फिर इक्वालिटी है। ठीक, इकोनॉमिक इक्वालिटी, बंदा अमीर पैदा हुआ कि गरीब पैदा हुआ, इस चीज से आपको निजात मिलता है। लाइफ में आपको ये फर्क ही नहीं पड़ा कि आप अमीर के घर पैदा हुए थे कि गरीब के। ठीक, तो फिर जो इक्वालिटी आएगी उसको बोलेंगे सब्सटेंटिव इक्वालिटी। एरिस्टोटल हमने किया था। एरिस्टोटल ने एक बात, हालांकि एरिस्टोटल इक्वालिटी के सपोर्ट में नहीं था, वो तो बोलता था कि यार इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली, कि यार कुछ लोग होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, तेज होते हैं, उनको ज्यादा बड़ी पोस्ट दो, जो लोग तेज नहीं है, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनको पीछे रखो। एरिस्टोटल वॉज वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट रिजर्वेशन एंड ऑल दैट। वो बोलता था कि यार, इसलिए हम यूएसए को बोलते हैं ना, आप बड़ी बार अगर अखबार पढ़ते हो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तो लिखा होता है यूएसए के लिए क्या, एरिस्टोटलियन स्टेट। मतलब क्या होता है इसका, मेरिटोक्रेसी वाली स्टेट, कि सिर्फ मेरिट पे ही बात बनती है एरिस्टोटल के हिसाब से, बाकी सब फालतू की बातें हैं। बट हमें पता है कि बाकी सब फालतू की बातें नहीं है, क्योंकि एरिस्टोटल ही एक और बात भी बोलता है। वो क्या बोलता है? बोलता है बाय द आर ऑफ देयर बर्थ some are destined to rule while others destined to be ruled. Some are destined to rule while others are destined to be ruled। कहते हैं जब बंदा पैदा होता है तभी पता लग जाता है कि यार ये बंदा जो है लाइफ में कुछ करेगा, मतलब ये रूलर बनेगा, ये राजा बनेगा, या ये प्रजा बनेगा। और बिल्कुल सही बात है ये। आप एक काम करो, आप जितने भी हिंदुस्तान में सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बड़े 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 बड़े, उनकी गिनती उठा लो,
और फिर उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो उनको जो स्लम्स में पैदा हुए थे कि यार ये ना झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ था और आज देख कितने ऊपर पहुंच गया। आपको हार्डली गिनती के मोदी मिलेंगे, उंगलियों पे गिन सकते हो आप, 100 नहीं तो 200, 200 नहीं तो 300, बस। बाकी सब कौन है? जो ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज में पैदा हुए। ठीक, तो ये बोलता है एरिस्टोटल कि भाई पैदा होते ही पता लग जाता है कि यार बंदा रूलर बनेगा कि रूल्ड बने, वो रूल्ड क्लास का होएगा। इसी चीज का इलाज निकालने के लिए हमारी कंट्री में कॉन्सेप्ट्स आए जैसे कि अफर्मेटिव एक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन, कि लोगों को थोड़ा सा आगे लेके जाया जा सके। इक्वालिटी से क्या होएगा कि एक सोशल चेंज आएगा, जो इतने सेंचुरीज की जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उससे बराबरी निकाल के एक ह्यूमन बीइंग को डिग्निटी मिलेगी। मतलब जो इक्वालिटी है ना, ये मस्ट है टू गिव एनीबडी डिग्निटी। जब तक आप उसको बराबरी का दर्जा ही नहीं दोगे तो उसको क्या डिग्निटी आएगी। ठीक, चलो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स देखो इक्वालिटी से रिलेटेड। सबसे पहली बंदा क्या बोल रहा है, कहता है कि यार देखो, कौन बोलता है? जॉन एफ कैनेडी। कौन था ये? जॉन एफ कैनेडी। ये बोलता है, जॉन एफ कैनेडी बोलता है कि यार ऑल ऑफ अस हैव इक्वल टैलेंट। नहीं सॉरी, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। ये बोलता है कि यार हम सबके पास बराबर का टैलेंट नहीं है। कोई बंदे स्मार्ट है, आपने देखा होगा यार, जो सच्चाई है भाई, कुछ बच्चे होते हैं पैदा होते ही बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चों को मैथ्स जल्दी समझ आता है, कुछ बंदों को लैंग्वेज जल्दी समझ आती है। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ अस शुड हैव एन इक्वल opportunity to develop our talents। हम सबके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू डेवलप आवर टैलेंट्स। ठीक है भाई, हमारे पास अपॉर्चुनिटी जरूर होनी चाहिए। ठीक, तो इसी तरह से एक और स्टेटमेंट जो हमें करनी चाहिए इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको पेपर में आ सकती है, वो है हेनरी बेक्यू की, हेनरी BECQUE की। ये बोलता है कि द डिफेक्ट ऑफ इक्वालिटी इज दैट वी ओनली डिजायर इट विद आवर सुपीरियर्स। ठीक, तो ये एक बंदा बोलता है, कहता है कि यार इक्वालिटी आप लोग बोलते तो हैं, लेकिन भैया ऐसे ही बोलते हैं, झूठ बोलते हैं लोग कि यार समाज में बराबरी होनी चाहिए। समाज में बराबरी होनी चाहिए ये बोल के आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि यार ये देखो ये मेरे से नीचे गरीब बैठे हैं, मैं भी इतना गरीब होना चाहिए। सब क्या बोलते हैं, या तो मैं उस जितना अमीर हूं जितना वो अंबानी है, या फिर अंबानी मेरे जितना गरीब हूं। आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि यार हाँ ये जो सड़क पे रह रहा है मैं भी इसके बराबर होना चाहिए, और या फिर सड़क पे नहीं भी रह रहा हो, किसी सुप्रिटेंडेंट ने ये नहीं बोला कि यार मैं भी क्लर्क होना चाहिए और सारे क्लर्क जितने लेवल के होने चाहिए। तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल को बहुत सारे जो लिबर्टी वाले हैं ना, वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल का तो बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये ह्यूमन नेचर के साथ में तालमेल ही नहीं खाती। ठीक, इसको बहुत मार्क्सिस्ट इसको बहुत ऊपर लेके चलते हैं। बेसिकली आइडिया जो आया है ना, वो रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की 3 ट्रिनिटी कौन सी है? लिबर्टी, वो बोलते हैं समाज में लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और फ्रेटर्निटी, भाईचारा होना चाहिए। तो लिबर्टी से तो ये एग्री करते हैं बड़े बड़े थिंकर्स, फ्रेटर्निटी से भी करते हैं। इक्वालिटी से कौन एग्री करता है? इंडिया, या फिर बाकी सोशलिस्ट नेशन, या फिर ये लगा लो आप जो भी पहले कॉलोनीज थी। जो वेस्टर्न यूरोप है वो इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, पर वो बोलता है कि यार इक्वालिटी लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी लानी है।
जब बहुत ज़्यादा लिबर्टी होगी और सब लोग पूरा बिजनेस कर रहे होंगे, सब लोग पूरा काम कर रहे होंगे, सबके घर पे सही 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 एक माइक्रोवेव होगा, एक टीवी होगा, एक ओवन होगा, एक फ्रिज होगा, एजुकेशन होगी, सब कुछ होगा, तो इक्वालिटी अपने आप आ गई। तो बोलते हैं कि इक्वालिटी के लिए सरकार को एज एन एजेंडा इक्वालिटी नहीं उठाना है, सरकार को ओवरऑल ग्रोथ लेके आनी है, इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी। इसी चीज को नोबेल पुरस्कार मिला था इस बंदे को भी, मार्केट फंडामेंटलिस्ट है, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अ सोसाइटी दैट पुट्स इक्वालिटी in the sense of equality of outcome, ahead of freedom will end up with neither। बोलता कि वो समाज जो इक्वालिटी को फ्रीडम के ऊपर रखेगा, उस समाज में ना इक्वालिटी ही आएगी ना फ्रीडम ही आएगी। ये बोलता है कि आप मतलब इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात करता है कि जिस समाज में ऐसा होगा कि सरकार लाइसेंस दे रही है चीज का कि यार हम बताएंगे तुम कौन सा बिजनेस कर सकते हो, सरकार कोटा दे रही है, सरकार बोल रही है नहीं जी नहीं इतनी जमीन नहीं रख सकता एक बंदा, इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, इस तरह की जो चीजें करेगी सरकार इंटरफेरेंस, उस सोसाइटी में ना इक्वालिटी ही रहेगी और ना तो फ्रीडम ही रहेगी और ना इक्वालिटी ही आएगी। और एक लास्ट स्टेटमेंट आप सुन लो, ये स्टेटमेंट अगेन आपको मतलब याद करनी है बस कि आपको पेपर में आ जाए, इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। ये बोलती है कि थिंकर का नाम है L.T. हॉबहाउस। L.T. हॉबहाउस। ये बंदा क्या बोलता है, बोलता है कि जस्टिस इज अ नेम टू विच एवरी नी विल बाउ। कहता है कि न्याय एक ऐसा, जस्टिस एक ऐसा नाम है जिससे सब एग्री करेंगे। इक्वालिटी इज अ वर्ड which many fear and detest। कहता है लेकिन इक्वालिटी एक ऐसी चीज है जिससे सब डरते भी हैं और डिटेस्ट भी करते हैं, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, इक्वालिटी के नाम पे सरकार सब लोगों की प्रॉपर्टी ले लेती है, सरकार एकदम से बहुत ज्यादा आपके ऊपर वो हो जाती है कि मतलब ओवर इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है और लोगों को लगता है कि ना मेरिट की वैल्यू नहीं हो रही, या लोगों को लगता है कि इक्वालिटी के चक्कर में उनके टैलेंट के प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, या उनको उनकी राइट जगह पे जहाँ पे उनको होना चाहिए आज वो वहाँ पे नहीं है, बिकॉज सरकार ज़बरदस्ती इक्वालिटी ला रही है। ओके, तो दीज आर दी स्टेटमेंट्स जो आपको इक्वालिटी की पता होनी चाहिए थी और आपको एक बेसिक आइडिया भी इक्वालिटी का पता लग गया। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाँ एक अच्छी चीज़ है, हमारी कंट्री में भी यही है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि यार बंदा जिस मर्जी तबके से जहां मर्जी से पैदा हो उसको पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ आउटकम कि आप पहले ही बोल दो कि विराट कोहली को कि भाई सुन ये कोई पर्सन है ईशांत शर्मा, जितने रन ये बनाएगा तू भी उतने ही बनाएगा, तेरी आउटकम और इसकी आउटकम मैच करनी चाहिए। दिस इज समथिंग जिससे ये एग्री नहीं करते। ओके चलें आगे, चलो तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जस्टिस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।